जय गुरुदेव बच्चों, मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल उमा क्लासेस पर। आज का पाठ है पाठ 16 हरी हरी धूप पर कविता का अभ्यासकार। तो इसमें सबसे पहले आता है एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इस कविता के रचयिता कौन है? उत्तर है, इस कविता के रचयिता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। दूसरा है, उनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? उत्तर है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि, गीतकार, व्यंग्यकार होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। ये भारत के एक कुशल प्रधानमंत्री पद पर भी कार्य कर चुके थे। तीसरा है, कवि उगते सूर्य को नमस्कार क्यों नहीं करना चाहता? उत्तर है, कवि के बगीचे की जो सुंदरता थी, ओस की बूंदें, उनके कारण वह सूर्य की किरणों से भाप बनकर उड़ गई थी, इसीलिए वे सूर्य को नमस्कार नहीं करना चाहते थे। हो गया ना? इसके बाद आता है निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, क्वार के महीने में सूर्य प्रातःकाल उदित होता है, तब वह बाल्यावस्था की भांति दिखता है। इसीलिए कवि मानवीयकरण अलंकार से युक्त पंक्ति में कहते हैं कि क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य, अर्थात क्वार को एक युवती के रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्वार रूपी युवती की कोख से सूर्य रूपी बालक का जन्म हुआ। यही कवि का तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। कवि के इस किस संदर्भ में ऐसा कहा और क्यों? कवि ने किस संदर्भ में ऐसा कहा और क्यों? तो उत्तर है, ओस भी प्रकृति की एक पारंपरिक क्रिया है। निश्चित महीने में निश्चित समय पर ही ओस पड़ती है। प्रकृति के अन्य सौंदर्य छटा की भांति ओस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ते ही जो सुंदरता दिखती है वह अद्भुत सौंदर्य होता है। भले ही क्षणिक होती है किंतु सत्य है, उसे झूठा साबित नहीं कर सकते। इसी प्रकार मानव जीवन भी क्षणभंगुर है। जीवन की वास्तविकता वर्तमान में ही है। इसीलिए वर्तमान में जो खुशियाँ, जो सुंदरता हो, चाहे वो क्षण भर के लिए ही हो, उसका भरपूर आनंद उठाते हुए जीना चाहिए। कवि ने क्षणभंगुर जीवन की वास्तविकता के संदर्भ में ऐसा कहा है और उन्हीं क्षण भर की खुशी, आनंद को अनुभूत करने के लिए ही कहा है। तीसरा प्रश्न है, वास्तविक जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने में कवि कहाँ तक सफल है? उत्तर है, वास्तविक जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने में कवि अंततः सफल है, क्योंकि उन्होंने क्षणभंगुर जीवन की वास्तविकता को ओस तथा सूर्य के माध्यम से समझाया है। उन्होंने बताया है कि सूर्य भी सत्य है और ओस भी सत्य है। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। भले ओस क्षणिक है तो क्या हुआ, उस क्षणिक जीवन को भी सच्चे व सत्कर्म करते हुए जीना चाहिए तथा प्रकृति के कण कण में बिखरे सौंदर्य का आनंद उठाना चाहिए। इसके बाद आता है भाषा अध्ययन, जिसमें है निम्नलिखित शब्दों के तुकांश शब्द उनके सामने लिखिए। तो उगेगा, खिलेगा, जीव का तुकांत पीऊँ, फैलाने लगा, जगमगाने लगा, पाँव, छाँव। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य बनाइए। तो अर्थ मैं बता देती हूँ, वाक्य आपको स्वयं बनाना है। जैसे बाल, बाल का अर्थ है बालक। पूर्व, पूर्व दिशा। हरी, हरी हरी, हरे रंग या हरी घास। सूर्य, सूरज। धूप, जो सूर्य से किरणें निकलती हैं, रोशनी फैलती, धूप। तो अब वाक्य आप लोग स्वयं बनाइए। इसके बाद है रा के कई रूप होते हैं। रा को हम कई तरह से लिखते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है। जिस प्रकार से यदि पूर्ण रा और आ हो तो उसके पहले कोई अक्षर अधूरी हो
तो रा को नीचे लिखते हैं। जो इस तरह से बताया गया है इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद है यदि पूर्ण रा और आ हो तो उसके पहले आए हुए गोल अक्षर जिसमें खड़ी पाई अथवा डंडा न हो तो रा नीचे की ओर इस तरह से लिखा जाता है। तीसरा है यदि पूर्ण रा स त के साथ आया हो तो क्रमशः अपने नए कलेवर में अर्थात श्र और त्र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे श रा मिल के श्र, त रा मिल के त्रा। इसके बाद है यदि बिना स्वर के रा अर्थात र अकेला आया हो तो वह अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। जिस प्रकार से कर्म श्र और त्रा होता है। अब देखिए ऊपर लिखे कुछ नियम पढ़कर हर नियम के अनुसार दो दो शब्द बनाइए। तो दो दो शब्द देखिए बना है। पहले नियम के अनुसार ग्रह क्रम, दूसरे नियम के अनुसार ट्रक ड्रम, तीसरे नियम के अनुसार श्रम ऋण और चौथे नियम के अनुसार मर्म गर्म। इसके बाद है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, जो आप लोग कविता से देखकर स्वयं करिए। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य, जब पूरब की गोद में पाँव फैलाने लगा तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। यहाँ पर कवि क्वार के महीने को, जो सितंबर और अक्टूबर के बीच में हिंदी महीने के नाम से क्वार जिसको कहा जाता है, सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है, तो उसको इन्होंने एक युक्ति के रूप में देखा है और यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि क्वार रूपी युक्ति की कोख से जब बालक रूपी सूर्य उदय होता है, उदित सूर्य को इन्होंने बालक के रूप में देखा है। कह रहे हैं क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य, अर्थात क्वार रूपी युक्ति की कोख से बालक रूपी सूर्य उदय हुआ। जब पूरब की गोद में पाँव फैलाने लगा और जब सूर्य उदित हुआ तो धीरे धीरे वह बढ़ने लगा और उसकी रोशनी, उसकी धूप सब जगह फैलने लगी, जिसको इन्होंने पाँव फैलाना कहा है। तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा और उसकी रोशनी से कवि की बगीची का हर पत्ता रोशनी से भर गया और जगमग जगमग करने लगा। जो कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं अपने बगीची के पत्तों का। तो ये था इसका भाव। फिर कविता में आए पुनरुक्त शब्द युग्म छाट कर लिखिए, जैसे पत्ता पत्ता। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे हरी हरी क्षण क्षण। दो ही शब्द इसमें पुनरुक्त आए हुए हैं। इस कविता का मुख्य भाव क्या है? इस कविता का मुख्य भाव है कि क्षणिक जीवन की वास्तविकता से परिचित कराना। इसके बाद है निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। इसमें बाजार लिखा है, यहाँ पर बयार आपको करना है। बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगीं गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूप भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब इसमें प्रश्न है, बन ठन कर कौन आया? तो बन ठन कर मेघ रूपी दामाद बन ठन कर आए हैं। प्रश्न है, गर्दन उचकाकर कौन देखने लगा? गर्दन उचकाकर पेड़ देखने लगे। तीसरा प्रश्न है, मेघों के आगमन से पेड़ नदी तालाब पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मेघों के आगमन से पेड़ नदी तालाब सब खुश होकर मेहमान को देखने के लिए उत्सुक थे। इसके बाद इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। मेघ का समानार्थी शब्द है बादल घन। मेघ का समानार्थी शब्द है बादल घन।
जल का समानार्थी शब्द है नीर, जल। पेड़ का समानार्थी शब्द है वृक्ष, तरु। गांव का समानार्थी शब्द है देहात, ग्राम। इसके बाद है निम्नलिखित कविता में प्रयुक्त शब्दों का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए। नाचती गाती, इसका विग्रह होगा नाचती और गाती, यह द्वंद्व समास है। चित्तवन, चित्त से वन, विग्रह है चित्त से वन और यह है तत्पुरुष समास। बनठन, बनी सी ठनी, विग्रह है बनी सी ठनी और यह है करण तत्पुरुष। देखिए इसमें जो शब्द लिखे हैं पहले नियम के अनुसार ये दो शब्द हैं ग्रह, क्रम। दूसरा है ट्रक, ड्रम। तीसरा है श्रम, तृण और चौथा है मर्म, गर्म। इस कविता का भावार्थ समझ लीजिए क्योंकि तभी प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी रहेगी। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, यहाँ पर कवि ने मेघ, बादल को एक मनुष्य की भांति देखा है और वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मेघ रूपी मेहमान आए हैं बड़े ही बन ठन कर, बहुत ही सज संवर के आए हैं और उनके आने पर आगे आगे नाचती गाती बयार चली। उनके जैसे एक दूल्हा आता है बारात लेकर तो आगे आगे बाराती चलते हैं, बैंड बाजे चलते हैं, लोग नाचते हुए चलते हैं। उसी प्रकार से जब मेघ रूपी दामाद आए हुए हैं सज संवर के तो आगे आगे जो हवा चल रही है उसको कवि एक लोगों के रूप में देखकर कहते हैं कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार रूपी जो युवती है वह आगे आगे नाचती गाती हुई चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और जब हवा चलती है तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं। तो कवि का क्या कहना है, वे कह रहे हैं कि जब मेघ रूपी दामाद बहुत ही सज संवर कर गाँव में आए हुए हैं तो आगे आगे बयार नाचती गाती चल रही है और जिसे देखने के लिए दरवाजे खिड़कियां लोग खोलने लगे हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, जिस प्रकार से गांव में कोई शहर का दामाद आया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, और मेघ रूपी दामाद बहुत ही सज संवर के आए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, अब उस दामाद को देखने के लिए जो गांव में आए हैं शहर के, जो शहर से दामाद गांव में आए हैं, बहुत ही सज संवर कर आए हैं, उनको देखने के लिए लोग पेड़ रूपी जो लोग हैं वहाँ पर, पेड़ को इन्होंने कुछ युवकों के भांति देखा है तो कहते हैं पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ रूपी जो युवक लोग थे वे लोग गर्दन उचका उचका कर दामाद को देखने लगे। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और जो आंधी रूपी युवतियाँ थीं, किशोरियाँ थीं, वे लोग अपने घाघरे को उठाकर भाग रही हैं उस दूल्हे को देखने के लिए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, और जो नदी रूपी वहाँ की बहुएं थीं, नदी को इन्होंने एक बहू के रूप में देखा है कि गांव की जो बहुएं थीं वे अपने घूंघट को थोड़ा सरका कर बाकी चितवन से तिरछी नज़रों से उस दामाद को देखने लगी। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, और मेघ रूपी दामाद बहुत ही सज संवर के गांव में आए हैं। अब इसको देखिए, अब मेघ के रूप में इसका वर्णन देखिए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादल जो आकाश में आ गए हैं, पूरा आकाश में बादल छा गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और जब बादल आते हैं आकाश में, बादल घिरते हैं तो उसके पहले हवा चलने लगती है, और हवा के चलने से दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं।
पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। और इसी का वर्णन कवि एक दामाद के रूप में करते हैं और बताते हैं कि बहुत ही सच संवर के दामाद गांव में शहर का दामाद आया है। फिर पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, और जब हवा चलती है तो पेड़ झुकते हैं खड़े होते हैं, झुकते हैं खड़े होते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और धीरे धीरे हवा इतनी तेज हो जाती है कि बहुत तेज घूम घूम कर हवा चलने लगती है, आंधी का रूप ले लेती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, और उस आंधी के चलने से नदी में तालाबों में जो पानी होता है वह भी हिलने लगता है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। और इसी बारिश के मौसम को, बारिश के पहले जो आंधी चलती है, हवा चलती है, इसी सब का वर्णन कवि ने यहाँ पर दामाद के रूप में किया है और उसके बारात के रूप में किया है। और जैसे कोई शहर की बारात जब गांव में आती है तो किस तरह से लोग उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, उसी का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। अब आप प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। आशा है यह अभ्यास कार्य आप लोग को हल करने में बहुत मदद करेगा। जहाँ पर कठिनाई होगी मुझसे संपर्क करिएगा। जय गुरुदेव। धन्यवाद।